ठीक है, लाइट स्क्रीन पर पड़ रही है? कोई लाइट स्क्रीन पर नहीं पड़ रही, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। ठीक, अच्छा, मैं ये बात कर रहा हूं कि हमने अभी तक जीके में जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा, मैं आपको इस लेक्चर में दिखाऊंगा कि हिस्ट्री को जोड़ा कैसे जाता है, कंबाइन कैसे किया जाता है। मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स जो थी वो एक सिंगुलैरिटी थी 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। बिग बैंग हुआ, स्पेस और टाइम क्रिएट हो गए। स्पेस एंड टाइम क्या है? स्पेस वो जो सिंगुलैरिटी थी दुनिया में, दुनिया जो थी एक नुक्ता, दुनिया जो है वो एक नुक्ता थी। उस नुक्ते से गैलेक्सी वजूद में आई, प्लैनेट्स वजूद में आए और स्टार्स वजूद में आए और सारा कुछ हमारा जो है ये बन गया। उसके बाद हमने देखा कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो 4.6 billion years ago, Earth was formed. Earth was formed. 4.6 billion years ago, Earth was formed. और फिर हमने बात की, हमने कहा कि इसके साथ ये भी आता है कि 4.6 billion years ago, सोलर सिस्टम फॉर्म। सोलर सिस्टम भी कब बना? जब अर्थ भी सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, अर्थ भी सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है। और जब प्लैनेट वजूद में आए, हमने क्या बात की थी कि 13.8 बिलियन ईयर अगो क्या हुआ जी? एक बिग बैंग हुआ या एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन हुआ, जो जॉर्ज लीमाट्रे जो थे उसने इलिस्ट्रेट किया कि जी ये बिग बैंग है। और हबल जो था उसने कहा कि ये जी एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन है, यानी अपनी डेंसिटी पर वो सिंगुलैरिटी नहीं कायम रह सकी, जिसकी वजह से उसने फैलना शुरू कर दिया। और मिसाल के तौर पे बताया था, ये कमरा है, इस कमरे का जो मास है और इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कहते हैं लंबाई दरब चौड़ाई दरब ऊंचाई को, इसकी लंबाई दरब चौड़ाई दरब ऊंचाई में मैं चीजों को भरना शुरू कर दूं और एक टाइम आएगा इस कमरे की डेंसिटी फुल हो जाएगी, यानी इस कमरे की कैपेसिटी फुल हो जाएगी। फिर भी मैं किसी ना किसी तरीके से करके कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसके अंदर कुछ और डालूंगा, चलो जी चला गया। कुछ और डालूंगा, फिर भी चला गया। कुछ और डालूंगा, ये क्या करेगी? बर्दाश्त नहीं कर सकेगा ये कमरा। इस कमरे की दीवारें जो है ना वो गिरना शुरू हो जाएंगी। और क्या होगा कि इस, क्योंकि फोर्स पीछे से लग रही है, क्योंकि फोर्स पीछे से लग रही है, दीवार गिरकर वो चीजें जो है मजीद एरिया में फैलना शुरू हो जाएंगी। बस यही है यूनिवर्स की क्रिएशन। यूनिवर्स की यही है क्रिएशन कि वो जो नुक्ता था उसकी डेंसिटी जो है वो जितनी थी, उस डेंसिटी से उसमें चीजें ज्यादा थी, यानी उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो सिंगुलैरिटी, वो डेंसिटी और प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी और क्या हुआ? फैलना शुरू कर गई। ये थ्योरी है, वो ये फैलना शुरू कर गई, ये एक थ्योरी है। अच्छा जी, ये फैलना शुरू हुई तो इसने क्या किया जी? एक क्लाउड क्लाउड वजूद में आ गए। उन्हीं क्लाउड से आपके सबसे बड़ी बॉडी गैलेक्सी बन गई, आपकी सबसे बड़ी बॉडी स्टार बन गई, आपकी फिर नेबुला बन गया, फिर स्टार जो था वो व्हाइट डार्क बन गया, फिर स्टार जो है वो न्यूट्रॉन स्टार बन गया। और हर स्टार जो है इवेंचुअली आखिर में एंड पर जाकर क्या बन जाता है? ब्लैक होल बन जाता है। एंड पर क्या बन जाता है जी? आपका ब्लैक होल। और आपके गैलेक्सी की जो कोर होती है, उस कोर के अंदर भी क्या होते हैं? ब्लैक होल्स होते हैं। हर गैलेक्सी की कोर में क्या होते हैं जी? गैलेक्सी की कोर में भी जो है वो आपके ब्लैक होल होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने बात की, ये तो हो गया। फिर इसी तरीके से आपका क्या हुआ? आपके जो है फॉर्म हो गए प्लैनेट्स। ये आपका सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम हमने क्या बात की कि जो स्टार होता है, स्टार के अराउंड उसकी ग्रेविटी की वजह से कोई चीजें घूमना शुरू कर देती हैं, उसको आपने क्या कह दिया कि जी ये आपका सोलर सिस्टम है, ये अब आपका सोलर सिस्टम है। तो वो सोलर सिस्टम हमारा फॉर्म हो गया और उस सोलर सिस्टम के जो है 8 प्लैनेट्स हैं, वो हमने देखा। माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल, ये ट्रिक था। माई से बन गया, एम से बन गया आपका मरकरी, और वी से बन गया आपका वीनस, उसके बाद जो है ई से बन गया अर्थ, और उसके बाद जस्ट यानी माई वेरी एनर्जेटिक मदर, एम से बन गया फिर मार्स, जस्ट जे से बन गया जुपिटर,
एस से बन गया सैचरन, उसके बाद जो है सर्ड अस, यू से बन गया यूरेनस, और एन से बन गया नेपच्यून। तो इस तरीके से ये ट्रिक के जरिए से आपने 8 प्लैनेट्स देखे। इन 8 प्लैनेट्स में हमने कहा कि ये प्लैनेट अपने जो एक्सिस है उस एक्सिस के गिर्द घूम भी रहे हैं, और ये जो सूरज है जिसका ये प्लान हिस्सा है, जिसकी वजह से ये प्लैनेटरी सिस्टम कायम हुआ है। क्यों कायम हुआ है ये प्लैनेटरी सिस्टम? ये प्लैनेटरी सिस्टम क्यों कायम हुआ है? ये प्लैनेटरी सिस्टम इसलिए कायम हुआ है क्योंकि सूरज की एक ग्रेविटेशन है। सूरज की एक ग्रेविटेशन है। सूरज की ग्रेविटेशन ने इन 8 प्लैनेट्स को अपने गिर्द घूमने पर मजबूर कर दिया। ये सारे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, ये सारे के सारे पीपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं, और अब तो इसमें से ज्यादा बन सकते हैं, अब इसमें से ज्यादा बन सकते हैं। तो अब क्या हुआ जी, ये 8 प्लैनेट्स जो है इसके गिर्द, उसकी जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी वजह से इसके गिर्द घूम रहे हैं। अब कुछ जब ये बिग बैंग हुआ या एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन हुई, कुछ चीजें ऐसी थी जो प्लैनेट नहीं बन सकी, ना स्टार बन सकी, ना गैलेक्सी बन सकी, उनको हमने कह दिया था एस्टेरॉइड्स। अच्छा, फिर हमने इन प्लैनेट्स के बारे में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देखी कि लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये सारी चीजें हमने देखी। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे YouTube पर पब्लिकली एक लेक्चर पड़ा है बेसिक 1 के नाम से, 2 घंटे और 21 मिनट का लेक्चर है, तो वो आप लोग देखें और आप अपने नोट्स बना सकते हैं उससे। अच्छा, तो उसके बाद जो है अब हम बात कर रहे हैं उससे आगे। हमने कहा हम अर्थ पे पहुंच गए और हमने देखा कि सोलर सिस्टम जो है वो कॉपरनिकस एक जो है साइंटिस्ट था जिसने ये सोलर सिस्टम डिस्कवर किया था। और हमने गलीलियो गलीली को देखा। गलीलियो गलीली वो इंसान था जिसने जो है सबसे पहले सन स्पॉट्स को डिस्कवर किया। ठीक है, हैरियट टबमैन का भी आते हैं। हैरियट टबमैन बेसिकली ओरिजिनल में उसने डिस्कवर किए थे। हैरियट टबमैन ने बेसिकली सनस्पॉट्स डिस्कवर किए थे, लेकिन मशहूर किसके नाम से हुआ? मशहूर हुआ गलीलियो गलीली के नाम से, कि उसकी इन्वेंशन है जी सनस्पॉट्स। क्यों सनस्पॉट? इसलिए कि टेलीस्कोप जो था, टेलीस्कोप कहते हैं हैरियट टबमैन ने बनाया था, और जो सनस्पॉट्स है वो टेलीस्कोप से ही देखे गए थे। तो टेलीस्कोप से जो है वो हैरियट टबमैन ने जो है सनस्पॉट देखे। अगर हैरियट टबमैन का पीपीएससी ऑप्शन दे देता है तो आप हैरियट टबमैन लगाओगे, और अगर नहीं देता तो फिर आप क्या गलीलियो गलीली देता है तो गलीलियो गलीली लगाओगे। अगर दोनों नहीं होते तो आप तो नन ऑफ दीज भी लगा सकते हो। ठीक है जी, तो नन ऑफ दीज भी लगा सकते हो। तो उसके बाद टेलीस्कोप का भी इन्वेंटर कौन है जी? गलीलियो गलीली। फिर उसके बाद जी अब हम देख रहे हैं कि अर्थ, अब हमने देख लिया अर्थ ये है कि अब अर्थ का हमने देखा कि ओनली बायोस्फीयर इन द यूनिवर्स। बायो का मतलब होता है कि जिंदगी। ठीक है जी, जिंदा। बायो का मतलब होता है जिंदा, और सफेयर का मतलब सतह, ऐसी सतह जहां पर जिंदगी है। पूरी कायनात में वाहिद एक ऐसी जगह अर्थ है जहां पर जिंदगी जो है वो मौजूद है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह है ऑक्सीजन। इसकी वजह क्या है जी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह क्या है जी? अलजाई। ठीक है जी, अब अलजाई का सोर्स क्या है जी? ओशन। ओशन जो है, ओशन में ये कहां पर होती है जी? 50 to 80% होती है। ठीक है जी, 50 to 80% होती है। और ये दो तरह से होती है, एक होता है प्लैंकटन, प्लैंकटन होते हैं, एक फिटोप्लैंकटन होता है, और दूसरा क्या होता है? जूप्लैंकटन। फिटोप्लैंकटन जो है वो प्लांट्स जो आपके समंदर, फिटोप्लैंकटन, अब ये टर्मिनोलॉजी से आपको आगाह रहना पड़ेगा। ठीक है जी, प्लैंकटन होता है बेसिकली अलजाई, जिससे बनता है प्लैंकटन। ये जो उल्ली लगी होती है आपके नीचे, ठीक है जी, समंदर में जो आपको उल्ली नजर आ रही होती है ग्रीन ग्रीन कलर की, वो बेसिकली सोर्स है। और आपके प्लांट से सोर्स होते हैं। ठीक है जी, आपके अर्थ के ऊपर देखें तो आपका प्लांट सोर्स होता है। उसके अलावा आपका बैक्टीरिया, प्लस में बैक्टीरिया, प्लस में प्लांट्स। ठीक है, ओशंस। अगर वो पहले पूछे ओशन, फिर दूसरे नंबर पर अगर वो पूछेगा तो आपने क्या कहना है जी? प्लैंकटन।
प्लैंकटन के अंदर वो पूछे कि प्लैंकटन के अंदर क्या है, प्लैंकटन के अंदर आप कहोगे एक थीथोप्लैंक्टन है, एक ज़ूप्लैंक्टन है। ज़ूप्लैंक्टन है, ठीक है जी। यानी जो समंदर में रहने वाले जानवर हैं वो ज़ू, और वो जो समंदर जो है पौधे हैं समंदर के अंदर, वो ये दोनों ऑक्सीजन का सोर्स है। अच्छा जी, अब ऑक्सीजन जो है अब कोई भी एलिमेंट हुआ करेगा, ऑक्सीजन का क्या है जी O2, और एक होता है एटॉमिक नंबर, और एक होता है मास नंबर। क्या होता है जी एटॉमिक नंबर, क्या होता है? जिसमें प्रोटॉन की तादाद देखी जाती है, और मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद। इसमें क्या देखी जाती है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की तादाद, प्रोटॉन, और इसमें क्या देखे जाते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ऐसे अपना, ठीक है जी। अब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों क्या हैं? ये भाईजान जो आपका एटम होता है, जो बेसिक एलिमेंट है एटम, यानी हर चीज का जो है ना, हर वो चीज, यानी कोई भी चीज है ना दुनिया में, वो एटम से मिलकर बनी है। छोटी सी छोटी जो डिवीजन है, बल्कि अब तो एटम को भी, एटम के मजीद पार्टिकल आ गए। कौन से जी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है जी। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन इसके ऊपर न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है जी। और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक। और इलेक्ट्रॉन किसने किया जी? जे थॉमसन। और प्रोटॉन रदरफोर्ड। प्रोटॉन किसने? रदरफोर्ड, ठीक है जी। और आपका लाइटेस्ट इनमें से कौन सा पार्टिकल है? हाँ सर जी, है? लाइटेस्ट पार्टिकल कौन सा है जी? इलेक्ट्रॉन। आपका लाइटेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। और सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर पर लाइटेस्ट से क्या मुराद है? इसका कितना वेट है जी? 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -27, -27 10 रेज़ टू पावर -27। और प्रोटॉन की -26, और इसकी न्यूट्रॉन की 24। हाँ, बस ऐसे ये याद करो, 27 26 24। यानी लाइटेस्ट कौन सा है जी? आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। और आपका दरमियान वाला कौन सा है जी? आपका प्रोटॉन। और लोएस्ट कौन सा है जी? आपका न्यूट्रॉन, ठीक है जी। 27 26 24, 27 26 24, 27 26 24, ऐसे याद करो। जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, और आपका जो है जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हर चीज को ऐसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जो ओल्ड बच्चे हैं उन्हें जानते हैं। ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे कि चीजों को डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, एटॉमिक नंबर हो गया। अच्छा, एक जो आपका इसका ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 8 होता है। और इसका एटॉमिक नंबर 8, और इसका मास नंबर कितना होता है? 16, ठीक है जी। मास नंबर कितना होता है जी? 16 होता है, ठीक है जी। तो ये आपके जो है एटम के बारे में आपको बेसिक जानी। और हर चीज कायनात में किससे मिलकर बनी है जी? एटम से ही मिलकर बनी है। और एटम के ये 3 एलिमेंट है, ठीक है जी। एटम के ये 3 एलिमेंट है। जो बेसिक एलिमेंट अगर पूछेगा, वो बेसिक एलिमेंट किसके कौन से है जी? ये बेसिक एलिमेंट से है। अच्छा जी, अब आपके थीथोप्लैंक्टन हो गया और ज़ूप्लैंक्टन हो गया। उसके बाद आपके जो बायोस्फीयर हो गई। अब ये अब अर्थ जो है किससे मिलकर बनी है जी? एटम से मिलकर बनी है। अब हम अर्थ की क्या क्या चीजें देखेंगे? अर्थ को एक तो देखेंगे, पहले नंबर पर अपने जहन में रखना है, हमने एक अर्थ को देखना है मैकेनिकली।
दूसरे नंबर पर हमने रखना है इसको केमिकली। दूसरे नंबर पर इसको क्या रखना है हमने जी, केमिकली। और तीसरे नंबर पर हमने इसको क्या रखना है जी, एटमॉस्फेरिकली। एटमॉस्फेरिकली, ठीक है जी। और चौथा नंबर हमने अपनी मर्जी का लगाया हुआ है जी, हमारी मर्जी। चौथा नंबर जो है वो आपका कौन सा है जी, पॉलिटिकल। ठीक है जी। और पांचवा नंबर, बल्कि चौथा ये नहीं चाहिए, चलो पांचवा दे देते हैं, हमारी अपनी मर्जी जो है, जियोग्राफिकली। ठीक है जी। हमने अर्थ को इन 5 एतबारात से देखना है। ठीक है जी। हम अपने अंदर एक डाइवर्सिटी पैदा करते रहेंगे, हम चीजों को डिफरेंट अंदाज में देखते रहेंगे, और कोई भी लफ्ज हम बोलेंगे, हम पूछेंगे यार ये लफ्ज ऐसे क्यों है। हम अपने लेक्चर में कोई भी लफ्ज बोलेंगे, हम कहेंगे यार ये क्या है। ठीक है जी। यानी हम, जैसे मैंने कहा अल्जाए, मैंने कहा फिटोप्लैंक्टन, मैंने कहा जूप्लैंक्टन, मैंने कहा उल्ली। यानी हम चीजों को इस एनालिसिस से देखेंगे, यार उल्ली नहीं लग जाती, ये वो है। ठीक है जी। मैंने, हम चीजों को सिंप्लीफाई भी रखेंगे अपने नजर में ताकि हमें याद रहे, और हम उसको रियल लाइफ से एनालिसिस भी उसका करते रहेंगे चीजों का। तो ये आपकी कुछ चीजों की। अब अर्थ जो है आपकी, अर्थ की थोड़ी सी कंपोजिशन को देख लेते हैं। तस्वीर इसकी बनाओ, किसने बनानी? इलेक्ट्रॉन, हाँ हाँ मिल जाएगा लिंक। इलेक्ट्रॉन की कह रहे हैं -31 है यार, सॉरी। चलो यानी ज्यादा ही है ना, 27 कर लो तुम। वैसे आती है यार, ये भी आती है -31, बाकी तो ठीक है। ये 26 है और एक भी 24 है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जी अर्थ हमारी, हमने देखा अर्थ का सोर्स क्या था जी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कहां से मिलती है जी। अब हमने लास्ट टाइम बात की थी, अर्थ के ऊपर जो है वो 71% जो है वो वाटर है, और 29% हमने कहा था लैंड है। 71% हमने कहा था वाटर है, और 29% हमने कहा था लैंड है। 71% जो वाटर था, हमने कहा था कि वो 5 ओशंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। उनमें से पहले नंबर पर हमने बात की थी पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है जिसका डीपेस्ट पॉइंट है मारियाना ट्रेंच। और दूसरे नंबर पर हमने बात की थी एटलांटिक ओशन, और जिसका डीपेस्ट पॉइंट है पोर्टो रिको। ठीक है जी। सेकंड नंबर पर आपका कौन सा है जी, एटलांटिक ओशन, और जिसका डीपेस्ट पॉइंट है पोर्टो रिको। और उसके बाद हम, अच्छा बाकी दोनों की 27 यार, नहीं यार एक की कम होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जी, उसके बाद माइनस, क्या बात कर रहा था? हाँ, दूसरा अटलांटिक ओशन। और तीसरे नंबर पर मैंने कहा इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन में आपका डीपेस्ट पॉइंट हमने कहा कि जावा ट्रेंच भी कहते हैं, और उसको सुंडा ट्रेंच भी कहते हैं। और हमने चौथे नंबर पर बात की, चौथे नंबर का जो ओशन है वो हमारे पास सदर्न ओशन है, और सदर्न ओशन का सैंडविच याद कर लो डीपेस्ट पॉइंट। ठीक है जी, ना ही करना ना करो सैंडविच। चलो अच्छा जी, अब तो करो सैंडविच जी, डीपेस्ट पॉइंट कौन सा जी, सैंडविच। उसके बाद जो है आपका आर्टिक ओशन जी, आपका लास्ट ओशन है, और उसमें अब हम उसका डीपेस्ट पॉइंट रहने दो। ठीक है जी, आर्टिक ओशन, आर्टिक ओशन के उसका भी सैंडविच याद कर लो। चलो अच्छा, सैंडविच सैंडविच, ठीक है जी। उसके बाद आर्टिक ओशन हो गया, और आपका कौन सा हो गया जी, सदर्न ओशन। ये 5 ओशन हो गए। उसके बाद हमने कहा था कि जी रिवर्स होते हैं, ओ सॉरी सीज होते हैं। दूसरी बड़ी वाटर बॉडी कौन सी हमने पढ़ी थी, सी। और सी में हमने कहा था लार्जेस्ट सी आपका चाइना सी, साउथ चाइना सी। और दूसरे नंबर पर हमने कहा था कैरेबियन सी, और तीसरे नंबर पर हमने कहा था मेडिटेरेनियन सी, जो कि साल्टिएस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड है। और चौथे नंबर पर हमने कहा था कि यार अंडमान सी देख लो। और पांचवें नंबर पर हमने कहा था कि जी आप बाल्टिक सी देख लो, सबसे छोटा बाल्टी, बाल्टी में पानी कम ही आता है। बाल्टिक सी स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी। अब हमने कहा था, उसके बाद जो है हमने कहा था सी के बाद जो है आपका आ गया रिवर। रिवर में हमने बात की थी नाइल रिवर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, अमेज़न रिवर जो है दूसरे नंबर का लार्जेस्ट रिवर,
एरिया के एतबार से, वॉल्यूम ऑफ वाटर के एतबार से, और उसके बाद हमने कहा कि रिवर्स में आपका इंडस रिवर भी है एक रिवर, ठीक है जी, और रो रिवर जो है अमेरिका का स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। और फिर हमने अब थोड़ा सा लैंड की तरफ आते हैं कि ये जो लैंड थी ये क्या थी और कैसे हुई। पानी तो ठीक है जी, पानी हमें समझ आता है H2O, ये तो देखा भी हुआ है। एवेपोरेशन भी हमने देखी। एवेपोरेशन क्या होती है, जब पानी को, मैटर की 3 हालतें होती हैं हमने कहा, सॉलिड, और उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने को कहते हैं जी, गैस को कन्वर्ट करने को कहते हैं सब्लिमेशन, और गैस से लिक्विड से लेकर गैस में कन्वर्ट करने को कहते हैं कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने को कहते हैं कंडेंसेशन। और फिर हमने तीसरी बात क्या की थी, एवेपोरेशन। एवेपोरेशन लिक्विड से जो है ना आपका जब गैस में कन्वर्ट होता है उसे क्या कहते हो, एवेपोरेशन कहते हो, ठीक है जी। और हैं क्या, हाँ नहीं, हाँ वो प्लाज्मा बताई थी, और वो क्या होता है जी आपका सूरज, ठीक है जी। फोर्थ फॉर्म आपकी क्या है जी, प्लाज्मा, ठीक है जी। और अब तो वो भी आ गई है, क्वार्क, क्वार्क भी है, क्वार्क जी सर। ये और इसका सर नियॉन जो गैस है वो भी इसके अंदर आ जाती है प्लाज्मा के अंदर। हाँ, नियॉन गैस का भी इसी तरह। क्वार्क, क्वार्क 5 स्टेट है मैटर की, कह रहे हैं लेकिन कंफर्म नहीं है सर। क्वार्क पीपीएससी में आया हुआ है, क्वार्क भी मैटर की स्टेट है, क्वार्क। सर सबसे छोटी जो पार्टिकल उनको क्वार्क, सर यहाँ पार्टिकल, पार्टिकल नया पार्टिकल एटम के अंदर हुआ है, एटम पार्टिकल, क्वार्क। मैंने खुद दिया है, क्वार्क आया हुआ था जी। क्वार्क एटम का न्यू पार्टिकल कौन था वह जी, चौथा पार्टिकल। अगर वो पूछेगा बेसिक पार्टिकल कौन कौन से, तो फिर आप ये कहोगे। अब जो न्यू पार्टिकल है ये क्वार्क है। अच्छा, अब हम इसकी लैंड के ऊपर आ जाते हैं। लैंड में जी हमारी अर्थ जो है, हमारी अर्थ जो है वो हो गई। अच्छा, बहुत सारे बच्चे स्पीड का कह रहे हैं, तो स्पीड जितनी मेरे से मारी जाएगी मैं मारूंगा, ठीक है जी, जितनी पॉसिबल होगी उतनी मारेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट भी हम नहीं छोड़ सकते। अच्छा, अर्थ को अगर हम देखें, जमीन को अगर हम देखें, तो जमीन के अंदर भाईजान बेसिकली 3 चीजें, एक क्रस्ट, और दूसरे नंबर पर आपकी क्या है जी, मेंटल, और तीसरे नंबर पर आपकी क्या है, कोर। इसी के एतबार से हमने क्या किया है, अर्थ को डिवाइड किया है एटमॉस्फेरिकली, और एटमॉस्फेरिकली तो क्रस्ट में सिर्फ आ जाएगा, केमिकली मैकेनिकली दोनों जो है हमारा ये है। इस मेंटल को हमने कहा था, इसके अंदर 2 हैं जी, एक आउटर कोर, आउटर मेंटल, अपर मेंटल, यार अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और कोर में आपका आउटर कोर और इनर कोर। अच्छा, अब इसमें हम ऐड क्या करेंगे, इसमें ऐड ये करेंगे कि क्रस्ट जो है वो किस फॉर्म में होता है जी, सॉलिड। और क्रस्ट हमारे पास कितनी तरह की होती है जी, 2 तरह की होती है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल, और एक ओशियनिक, ठीक है जी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है इसकी थिकनेस कितनी होती है, कितनी मोटी है ये जमीन है आपकी जो है 0 से लेकर 70 किलोमीटर तक, ठीक है जी, 0 से लेकर 70 किलोमीटर तक। और ये आपकी ओशियनिक क्रस्ट कितनी मोटी है जी, 0 से लेकर 5 किलोमीटर तक। ओशियनिक क्रस्ट से मुराद क्या है, समंदर के नीचे की जो जमीन है इसको आप क्या कहते हो, ओशियनिक क्रस्ट जो है, ठीक है जी, ओशियनिक क्रस्ट कहते हो आप उसको। और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमने बात की थी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो आपकी किससे मिलकर बनती है जी, आपकी सियाल। और ये हमने क्या बात की थी जी, सीमा, ठीक है जी, सियाल और सीमा। और ये जो है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और ये हमने बात की थी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ओशन फ्लोर्स किसके बने होते हैं जी, ओशन फ्लोर्स जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम के बने होते हैं, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम।
ठीक है जी, ये आपकी आउटर कोर, ये आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये आपकी क्या हो गई जी, ओशैनिक क्रस्ट। दो तरह की क्रस्ट होती है, और ये जो है अबव होती है, यानी ये मोटी है तो ये अबव होगी। किससे? इससे, ओशैनिक क्रस्ट से। ओशैनिक क्रस्ट से यानी आपकी, अगर मैं जमीन बनाऊं, ये अगर मेरी फॉर एग्जांपल आपकी क्रस्ट है जो जमीन की, तो यहां पर आपकी क्या होगी जी, ये आपकी थोड़ी होगी, बिल्कुल थोड़ी। ये इसकी जो है कितनी है जी, 5, 0 से 5, और ये ऊपर सबसे ऊपर वाली कौन सी है, 0 से 70। ठीक है जी, 0 से 70 किलोमीटर आपकी क्या है जी, क्रस्ट, जमीन के सबसे ऊपर वाली जगह। उसके बाद फिर ये दोनों किसमें है जी, आपकी सॉलिड फॉर्म में। ठीक है जी, अब अपर मेंटल आपकी किसमें है जी, अपर मेंटल आपकी, अपर मेंटल और लोअर मेंटल दोनों ये आपकी किसमें है जी, सॉलिड फॉर्म में। दोनों किसमें है जी, सॉलिड फॉर्म में। और ये कहां तक है जी, ये आपकी 2900 किलोमीटर तक। ठीक है जी, अब कोर, जो आउटर कोर है, ये आउटर कोर जो है, ये आपकी वाहिद होती है जो लिक्विड स्टेट में होती है। और असल में बात ये है कि ना, चलो बातें बाद में करते हैं। अच्छा, पहले कुछ चीजें लिखते हैं ना, थोड़ा सा फैक्ट्स पहले लिख लेते हैं, फिर उसके ऊपर इंशाल्लाह कुछ बिल्ड करते हैं। उसके बाद जो है आपकी ये इनर कोर जो है, इनर कोर फिर आपकी क्या है जी, आपकी सॉलिड है। ठीक है जी, अब हमारी जमीन अगर हम देखें, आउटर कोर, इनर कोर, उसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है जी, लिक्विड फॉर्म में। असल में जो आपकी ये अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट का जो है कोई बोझ तो है ना, 5 से 70 किलोमीटर की इतनी मोटी तह, इसका कोई ना कोई तो बोझ है। इसका सारा का सारा बोझ किस पर पड़ा हुआ है, मेंटल के ऊपर। अब वो जो मेंटल है ना, अब ये हर चीज किससे मिलकर बनी है, एटम से। हर चीज किससे मिलकर बनी है जी, एटम से। यानी ये जो एटम से बनी हुई क्रस्ट है, ये जी पड़ी हुई है मेंटल के ऊपर, और इसने मेंटल के ऊपर ना प्रेशर दिया हुआ है। और आपकी जमीन के अंदर ना कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है। आपको पता है यूरेनियम, आपको पता है प्लूटोनियम, और आपके डीजी खान के एरिया जो है बगलाचार के अंदर यूरेनियम पाई जाती है। ठीक है जी, यूरेनियम, इनकी वजह से और आपकी सूरज की रोशनी की वजह से आपकी जो जमीन के नीचे वाली सरफेस है ना, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। यानी कितना ज्यादा, 5000 सेंटीग्रेड। 5000 सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर होता है आपके मेंटल पर, आपके कोर के ऊपर। और उसके अलावा 0 से 70 किलोमीटर का जो इतना भारी आपकी लेयर है, वो आपके मेंटल के ऊपर पड़ी हुई है। वो क्या करती है, वो जो है उसको सॉलिड स्टेट में रहने पर इतना ज्यादा भी नहीं है प्रेशर, बोझ, कि वो उसकी स्टेट को बदल दे। अब क्या होता है, मेंटल के नीचे ये 2900 का मजीद बोझ, 2900, पहले तो 70 किलोमीटर का बोझ था, मेंटल बर्दाश्त कर गई, और साथ में टेम्परेचर भी 5000 सेंटीग्रेड मेंटल बर्दाश्त कर गई, ये वाली तो कर गई। अब आउटर कोर से बर्दाश्त नहीं हो पाया इतना बड़ा बोझ, आउटर कोर ने अपनी स्टेट को बदल दिया। उसकी जो, अब होता क्या है, आपका जो लिक्विड होता है, आपका जो सॉलिड होता है, सॉलिड, ये मेरे पास सॉलिड चीज है ना, देखो एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, ऐसे मुकम्मल। अगर मैं ये बात करूं ये आपकी सॉलिड है ना, देखो कैसे जुड़ी हुई है। बिल्कुल पानी में इस तरह से नहीं होता, लिक्विड में एटम थोड़े से डिस्टेंस पे होते हैं, एटम में थोड़े से लिक्विड में डिस्टेंस पर होते हैं। और अगर मैं गैस में बात करूं तो गैस तो आपको पता है बहुत ज्यादा उनका डिस्टेंस होता है। ठीक है जी, एटम्स वेरी क्लोज, ठीक है जी। उसके बाद नॉट सो क्लोज, नॉट क्लोज, ठीक है। यानी इसमें जो है बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, इसमें इतने नहीं होते इसके ही हवाले से। और गैस में तो जी बिल्कुल जो है ना फ्री होते हैं जी। ठीक है, तो अब आपका जो ये प्रेशर है, आपका ये जो प्रेशर है, उसने उसकी सॉलिड स्टेट,
यानी मेटल कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, उसने आउटर कोर को इतने प्रेशर ने मजबूर कर दिया है अपनी स्टेट बदलने पर, उसके एटम दूर होना शुरू हो गए हैं और उसकी वजह से आउटर कोर के अंदर क्या हो गया जी, आपका लिक्विड स्टेट बन गई है, आपकी लिक्विड स्टेट हो गई है। लेकिन यहां पर आकर फिर वो जो है उसकी क्या हो जाती है, और लिक्विड स्टेट की वजह से ही आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और आपके पोल्स भी क्या होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, यानी दोबारा देखो, अब ये सारा का सारा बोझ किसने उठा लिया, आउटर कोर ने, आउटर कोर ने बोझ उठाया, यहां से बोझ रिलैक्स हो गया, ये दोबारा थोड़ा इस पर बोझ जब जैसे ही कम हुआ तो ये दोबारा सॉलिड स्टेट में आ गई, और सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ना वो आपका कौन सा है, लिक्विड पार्ट है, और इस लिक्विड पार्ट से ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होती है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है ये बहुत ही डीप बात है, हम जब मैग्नेटिक फील्ड में बात करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा अगर हिंट दूं, देखें आपकी अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, और नीचे उसके क्या है जी, पानी, लिक्विड, और ये लिक्विड कैसा है, आपकी कोर किस चीज से बनी होती है, आयरन और निकल की, आपकी कोर कौन सी बनी हुई है, आयरन प्लस निकल, आयरन और निकल, एक ऐसी कोर जिसके अंदर आयरन और निकल है, वो क्या कर रही है, घूम रही है, घूम रही है। अब आयरन और निकल आपको पता है क्या है, आपके मेटल है, आयरन और निकल आपके क्या है, मेटल है। जब वो घूम रही है तो वो कुछ ऐसी वेव्स खारिज करती हैं जो है ना, आप जैसे सूरज के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स थी, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स ने प्लैनेट्स को मजबूर किया हुआ था किस चीज के ऊपर, कि यार ये मेरे गिर्द ही घूमते रहो, प्लैनेट्स को मजबूर किया हुआ था मेरे गिर्द ही घूमते रहो। उस सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स ने, गैलेक्सी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी उसने मजबूर किया हुआ है सूरज के अपने गिर्द घूमने पर, और वो जो सिंगुलैरिटी थी उस सिंगुलैरिटी ने गैलेक्सी को मजबूर किया हुआ है अपने पाथ पे घूमने पर। ठीक है, अब वो घूमने वाला पाथ है जो भी है, व्हाटएवर पाथ, सोलर पाथ जो भी है या ग्लेशियल पाथ जो भी है, गैलेक्सी का जो पाथ है वो जो भी है वो चल रहे हैं उसमें, ठीक है, वो उसमें चल रहे हैं। अब इसी तरीके से एक जो प्लैनेट होता है उसकी भी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे पैदा होती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड से, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा हुई है, उसके ये जो आउटर कोर में लिक्विड है इसकी वजह से, और ये आउटर कोर के लिक्विड ने क्यों जो है मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दी है, इस आयरन और निकल की वजह से। जब ये घूम रहे हैं तो अब इसके करीब जो भी चीज आ रही है ये अपनी तरफ क्या कर रही है, जैसे आपका चांद जो है जमीन के गिर्द घूमने पर क्या हो गया है, मजबूर हो गया। ठीक, इतना सा भी हजम करो, बस इतनी सी बातें, इसको थोड़ा सा गौर करोगे इंशाल्लाह हजम हो जाए। अच्छा, अब हम थोड़ा सा लिक्विड स्टेट होगी, गैस स्टेट होगी, और आपको ये पता चल गया कि तीन होती हैं आपके पास, एक आपकी होती है जी क्रस्ट, और क्रस्ट दो तरह की होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशैनिक क्रस्ट, और उसके बाद आपकी जो है क्या होती है जी, मेंटल होती है, और मेंटल कितनी तरह की होती है जी, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और उसके बाद आपकी क्या होती है जी, कोर, और कोर होती है आपकी इनर कोर और आउटर कोर, आउटर कोर में लिक्विड होता है जी। अब हमने ये देख लिया, अब देखते हैं जी इसकी जो है आपके पास कौन कौन सी लेयर होती है। अब इसकी मैकेनिकल कंपोजिशन जो है वो हम देख रहे हैं, इसकी मैकेनिक, अब चलो फिर रुको, इसमें अभी जगह है हमारे पास। अच्छा, अगर वो कहे अब इसकी लेयर कौन कौन सी होती हैं, इसकी होती है तीन लेयर, एक होती है लिथोस्फीयर, बल्कि अब तो सारी लेयर्स लिखूंगा, चलो लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के बाद आपकी जो है एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, और एस्थेनोस्फीयर के बाद मीसोस्फीयर, मीसोस्फीयर के बाद लोअर मेंटल, लोअर मेंटल, और लोअर मेंटल के बाद आपकी क्या हो गई जी,
आउटर कोर और कोर ही लिख देता हूँ, कोर से मुराद आप समझ जाओगे। ये इसकी क्या होती है जी, मैकेनिकल कंपोजिशन। अब हम रहते कहाँ हैं, वेयर वी लिव, यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, अब वो किसी और तरह से पूछेगा, अब मजीद वो घुमा सकता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको मजीद घूमने से बचाऊं और आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दूं। भाईजान हम अगर वो आपसे पूछे कहाँ रहते हैं, तो आपका क्लियर जवाब होना जी हम क्रस्ट पे रहते हैं। कौन सी क्रस्ट पे रहते हैं जी, पानी में तो नहीं रहते, इसका मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में रहते हैं। अच्छा, आप मैकेनिकली कहां पर रहते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी लिथोस्फीयर है, जो आपकी लिथोस्फीयर है वो बराबर होती है आपके क्रस्ट, ठीक है जी। लिथोस्फीयर में क्या आता है, क्रस्ट और प्लस में अपर मेटल का कुछ पोर्शन, ठीक है जी। अगर वो पूछे मैकेनिकली हम कहां पर रहते हैं, तो आप क्या कहोगे, यानी वैसे पूछे आपसे क्रस्ट का ऑप्शन गिवन हो तो आप क्या लगाओगे, मोस्ट सूटेबल ऑप्शन विल बी क्रस्ट। और अगर वो कहे मैकेनिकली कहां रहते हो, कहां पर रहते हो आप, कहां पर, तो आप क्या कहोगे जी लिथोस्फीयर पर, क्योंकि मैकेनिकली लिथोस्फीयर जो है वो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल है, ठीक है जी। और बाकी आप इसके एस्थेनोस्फीयर भी देख लोगे और आप मीसोस्फीयर, ये तीन लेयर्स के नाम तो आप लाजमी देखोगे, एस्थेनोस्फीयर और मीसोस्फीयर, ये आपकी मैकेनिकल कंपोजिशन है। हम कहां पर रहते हैं जी, हम क्रस्ट पे रहते हैं। और ये जो अब क्रस्ट है, इस क्रस्ट के अंदर, ये क्रस्ट किस चीज की बनी हुई है, ये जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट के अंदर जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है ऑक्सीजन। और ये कितना होता है जी, 46%। कितना होता है जी, ऑक्सीजन फर्स्ट। अब क्या सवाल पूछता है वो, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, हम देख चुके हैं ऑक्सीजन एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है जी, ऑक्सीजन आपकी एक गैस है, ठीक है जी। लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन जो है हमारे पास नॉर्मली कैसे अवेलेबल है, हमारी जो लाइफ जो हम जो है अपनी ब्रीदिंग के लिए लेते हैं, जो हमारा ये सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, वो ऑक्सीजन जो लेता है वो गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन हम लेते हैं, ठीक है जी। जो रेस्पिरेट हमारा ऑक्सीजन जो है वो गैस फॉर्म में है। और क्रस्ट के अंदर फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट क्या है जी, आपका है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने परसेंट है जी, 46%। और सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट वो है आपकी सिलिकॉन। सिलिकॉन, और ये सिलिकॉन कितने परसेंट है जी, सिलिकॉन है 27.7%, ठीक है। 28% भी आता है, 28% ही कर लो, ठीक है। 28 लेकिन 27.7 ही करो, ठीक है। 27.7% जो है आपकी क्या है जी, सिलिकॉन। अब ये सिलिकॉन है क्या, सिलिकॉन बेसिकली क्या है जी, सिलिकॉन केमिस्ट्री रेत, रेत तो सिलिका होती है, उसी से ड्राई हमारे पास सिलिका से नाम ड्राई है, सिलिकॉन से। अच्छा, सिलिकॉन ये रेत को कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमारे पास है ना सर, SiO2 जो हमारे पास, इसका जनरल बेस की सैंपल है ऐसा। अगर इसका ऑक्सीजन के साथ इसे रिएक्ट कराएंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाएंगे, हमारे पास वो सिलिका और एसिड ड्राई जनरली हम इसका नाम जो ट्राई करते हैं उससे नहीं। ये सिलिकॉन क्या है, ये रेत है, ये रेत में जरा रेत में हमारे पास डिकम्पोजिशन के बाद सिलिकॉन बना ना, सिलिका से हाँ, सिलिका से सिलिकॉन बना जी, सिलिका से सिलिकॉन। सिलिका आपकी क्या होती है, सैंड क्या होती है, एक सिलिका सैंड होती है आपकी, एक क्या होती है आपकी सिलिका सैंड। लेकिन ये सिलिका सैंड भी नॉर्मल सैंड नहीं है, और जो नॉर्मल सैंड है ना उसको नॉर्मल सैंड ही कहते हैं।
उसका नाम सैंड है। ये जो सिलिका सैंड है ना, ये इंडस्ट्रीज में यूज होती है। अब ये बातें भी लिखोगे, ठीक है जी। सिलिकॉन जो है क्या? सिलिकॉन आपका मेटालॉइड है। सिलिकॉन आपका क्या है? मेटालॉइड है। मेटालॉइड क्या होता है? अब ये लिखते हैं कहीं पर, क्योंकि ये जरूरी इंफॉर्मेशन है। सिलिकॉन आपका मेटालॉइड है। क्या नंबर होता है सिलिकॉन का? 30, 32। अच्छा जी, अच्छा 32। और एटम के अंदर एलिमेंट किस तरह से निकालते हैं? पहले शेल में कितने होते हैं? 2 2n स्क्वायर होता है? पहला शेल लगाना है, पहले शेल में कितने एटम हैं? तो यानी एटम के अंदर शेल वो जगह को कहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट कहते हैं उसको। अच्छा, उस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? उस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसको निकालने का फार्मूला है 2n स्क्वायर। ठीक है जी। और यानी अगर मैं पहले ऑर्बिट के निकालने हैं 1 का स्क्वायर, तो मेरे पास 2 आ जाते हैं। ठीक है जी। और दूसरे में मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर, यानी 8 हो जाएंगे। ठीक है जी। दूसरे में कितने हो जाएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी। 2 और 8 कितने हो गए जी? 10। और तीसरे में कितने हो जाएंगे? जो है 9 और 2 18। 2 और 8 10, 10 और 18 28। ठीक है जी। हाँ 32 होता है। ठीक है जी, 32 होता है। ठीक है। क्यों? सिलिकॉन आपका सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन आपका क्या है? सेमीकंडक्टर है। यानी सेमीकंडक्टर एक ऐसा जो है एलिमेंट होता है जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी। जिसके वैलेंस शेल में, और वैलेंस शेल कहते हैं आखिरी शेल को। वैलेंस शेल क्या किसको कहते हैं? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है जी? जो है 32 है। ठीक है जी। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है जी? 32। और यानी जो है इसमें आपके आखिरी शेल में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऐसा एलिमेंट या ऐसा एटम जिसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या कहते हैं जी? सेमीकंडक्टर। अब ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे पता है आप में से अक्सर लोगों को पता हो, लेकिन यार अब ये बातें दोबारा रिवाइज कर लो, इनकी बेसिक्स को देख लो। जैसे हल्की हल्की हम बेसिक्स बात कर रहे हैं, इतनी इतनी बेसिक्स आपको आती हो। पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी की किताब उठाओ। ठीक है, इतनी इतनी ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बताने का मकसद ये है, ये बेसिक्स जो है आप थोड़ी सी अपनी डेवलप करें और अब चीजों को कॉन्सेप्ट से पढ़ना शुरू करें। ठीक है, जितना कॉन्सेप्ट मैं डिलीवर कर सकूंगा मैं लाजमी करूंगा। अच्छा, सिलिकॉन जो है वो आपका क्या है जी? मेटालॉइड। और मेटालॉइड क्या होता है? जो कि ना मेटल होता है और ना ही नॉन मेटल होता है। अच्छा, सिलिकॉन कभी देखी है? ये तो कह रहे हैं रेत, लेकिन बिल्कुल भी रेत नहीं होती। सिलिकॉन बिल्कुल भी रेत नहीं होती। सिलिकॉन नेट पर देखना आप, सिलिकॉन कुछ और होगी। ठीक है, आपको नजर आ जाएगी सिलिकॉन और वो आपको पता चल जाएगा वो यार रोड़ा सा होता है। ठीक है जी। हाँ सिलिकॉन, हाँ सिलिकॉन से चिप्स भी बनती हैं आपकी। क्या बनती है? कंप्यूटर की चिप्स रेत से बनती हैं। सिलिकॉन जेल भी होती है। सिलिकॉन जेल भी होती है, वो तो उसकी लिक्विड फॉर्म हो जाएगी, वो उसकी लिक्विड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, सिलिकॉन जेल भी होती है। ठीक है जी, सिलिकॉन जेल भी होती है। तो माइनिंग करके निकाला जाता है, इसलिए वो हार्ड फॉर्म नहीं होगी, सॉलिड स्टेट नहीं होगी। हाँ, ये सॉलिड स्टेट में होती है। ठीक है, तो अब यानी अर्थ का जो आपका ऑक्सीजन है ये एक गैस है, और जो दूसरे नंबर का सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो क्या है? सिलिकॉन, जो कि एक वाकई चीज है, यानी रोड़ा छोड़ा है। यानी ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। ऑक्सीजन नजर आती है? नहीं, देख नहीं सकते। यानी अगर वो आपको कहे अर्थ मेकर कौन सी चीज है, अर्थ किससे बनी हुई है, तो आप कहोगे सिलिकॉन, ना कि ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। आपका अर्थ मेकर जो है वो क्या है जी? सिलिकॉन है। और
आपके अर्थ में जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो क्या है जी, सिलिकॉन। और आपकी जो जमीन है उसके ऊपर क्या चीजें होती हैं, आपकी जमीन के ऊपर होती हैं माउंटेन्स। एक मिनट, माउंटेन्स किस चीज से मिलकर बनी होंगी? मैंने आपको बताया था, आपकी एक होती है माउंटेन, एक होती है रॉक्स। ठीक है जी, पैटर्न तब्दील होने से पहले बताया था। इसका मतलब है मैं पहले ही डिटेल से पढ़ा रहा था। अच्छा, तो इसका मतलब है कि माउंटेन्स जो है, यानी डिटेल से पढ़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहिए, नहीं है जिसको आदत तो बनाए। अब पहले तो मैं बड़ा ना लिमिटेड होके पढ़ा रहा होता था, क्या कि अगर यार ये बच्चों की अटेंशन ही डाइवर्ट हो जाएगी अगर मैं इम्तियाज शाहिद से बाहर जाऊंगा। अब आपको जाना पड़ेगा। अब इम्तियाज शाहिद करेक्ट कर लो, रखो अपने पास, सजा के रखो, जो मर्जी करना है करो, लेकिन इनिशियल स्टेज पर आप वो नहीं पढ़नी, बिल्कुल भी किसी ने नहीं पढ़नी। उसे अलमारी में सजा के रख दो, उसका टाइम जब आएगा बताया जाएगा। ठीक है, आपको एडवांस में इन्फॉर्म किया जाएगा। अच्छा, अब हम माउंटेन की बात कर रहे थे और हमने अर्थ में दूसरे नंबर पर बात की थी रॉक्स, दूसरे नंबर पर। और हमने कहा था जमीन जो है ना, इस जमीन के नीचे प्लेट्स हैं, और हमने कहा था जमीन को बताने वाले 3 लोग हैं। जमीन के बारे में बताने वाले 3 लोग हैं। एक का नाम है ना, औरत आपकी जो है ना आखिर में आप बैठ के दिखा गए। हाँ, और टेलियस और वैगन और आपकी होम। ठीक है जी, और टेलियस आपका कब आया है? 1595 में, और वैगन कब आई है? 1912 में, और होम्स कब आया है? 1944 में। ठीक है जी, ये 3 लोग कौन है? ये 3 लोग वो लोग हैं जिन्होंने कहा, अब इसकी जगह हमारी है, हाँ ये इतनी सी जगह। ये 3 लोग कौन हैं? ये 3 लोग कौन हैं? ये 3 लोग वो हैं, ऑर्टिलियस जिसने सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी, जिसने सबसे पहले ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद वैगन में वैगनर जो है, अल्फ्रेड वैगनर है इसका सही नाम, अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर ने क्या कहा, इसको इलिस्ट्रेट किया। इसने ऐसे चवल मारी, यानी इसने ऐसे कहा यार ये कुछ हुआ होगा इस तरह का, इसने उसको थ्योरी की फॉर्म में पेश कर दिया। ठीक है जी, और होम्स ने क्या कहा? होम्स ने कहा दोनों चवले मारना बंद करो। ठीक है जी, दोनों चवले मारना बंद करो, ये सिर्फ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से नहीं हुआ। तुम जो कह रहे हो ना कि 2 कॉन्टिनेंट थे आपस में ड्रिफ्ट हुए, हिले, और जी ये जमीन ऐसे बन गई है, नहीं, चवले ना मारो, बंद करो। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, ठीक है, प्लस प्लेट टेक्टोनिक। उसने कहा ये प्लेटें हैं, प्लेटें नीचे लगी हुई हैं, वो प्लेटें जो है ना वो सारा कुछ कर रही हैं सिस्टम। उसने आर्थर होम्स ने, ठीक है जी, इसका नाम था वो जो है अब्राहम होम्स। ठीक है जी, और इसका नाम है जो है आर्थर होम्स। ठीक है जी, होम्स याद रख लो आप, HOLMS। ठीक है जी, ऑर्टिलियस, वैगन और होम्स। उसने कहा कि ये प्लेट टेक्टोनिक प्लस कॉन्टिनेंटल, यानी ये नीचे प्लेटें हैं इसके, अब 2 प्लेटें आपस में टकराई और माउंटेन वजूद में आ गई। और दूसरे नंबर पर उसने क्या बात की? उसने कहा कि माउंटेन्स के अलावा रॉक्स हैं। अब माउंटेन्स में, माउंटेन्स आपकी किस चीज से मिलकर बनी होंगी? सवाल आता है, अंदाजा लगाओ, गैस करो ना। माउंटेन्स, अर्थ की कोई भी चीज होगी ना, उसमें अगर तुक्का मारना हो ना, किस चीज से मिलकर बनी होगी? अर्थ सिलिकॉन की है तो वो भी तो सिलिकॉन के होंगे। ठीक है,
अर्थ अगर सिलिकॉन की है तो वो भी तो सिलिकॉन तो होगी, ठीक है। माउंटेन्स भी जी किससे फॉर्म हुई है जी, सिलिकॉन। और रॉक्स मैंने बताया था इसमें क्या होते हैं जी आपके, ठीक है जी। और मैंने आपको पहले नंबर पर बताया था इग्नियस रॉक। थ्योरी का नाम क्या था और दूसरी जो थ्योरी जो थी उसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वैगनर ने दी। आइडिया किसने इनिशिएट किया, वो इनिशिएट किया औरत ने, ऑर्टिलियस, ठीक है जी। अब्राहम ऑर्टिलियस ने जो है वो आइडिया जनरेट किया, और उसके बाद जो है अल्फ्रेड वैगनर ने जो है वो 1912 में जो है थ्योरी पेश की। और जो आपका आर्थर हॉम्स है उसने क्या कहा, आर्थर हॉम्स ने 1944 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के साथ उसने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को ऐड कर दिया, ठीक है जी। ये तीन है। और इसमें हमने रॉक्स में अगर देखें तो रॉक्स आपकी तीन है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ठीक है जी। और इग्नियस में मैंने बात की थी लावा, ठीक है जी। सेडिमेंट्री में सेडिमेंट्स, और ये सेडिमेंट्स किस तरीके से होते हैं, तीन चीजें, एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और दूसरा एरोजन, वेदरिंग, डिपोजिशन। एरोजन, वेदरिंग और डिपोजिशन, अभी हम देखते हैं ये तीनों चीजें क्या हैं। अच्छा, और मेटामॉर्फिक क्या होता है, मेटामॉर्फिक कुछ टाइम के बाद यही दोनों रॉक्स जो हैं वो क्या बन जाती हैं, मेटामॉर्फिक। इसके ऊपर जो है कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है कि ये मेटामॉर्फिक। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि इन सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स और जो मेटामॉर्फिक रॉक हैं, और अभी रिसेंटली पेपर में एक सवाल आया हुआ था कि सेडिमेंट्री रॉक्स अर्थ पे कितने परसेंट हैं, ठीक है, कितने परसेंट है, यानी बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अभी हम डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को समझेंगे, बल्कि थोड़ी सी हमारे पास जगह है, इधर कोई चावल मार सकते हैं हम तो मार लेते हैं। अच्छा, इधर जी सवाल पूछो भाई। सवाल पूछो, कुछ सवाल तो पूछो, कोई सवाल की इधर चावल मारते हैं, कोई तुम पूछो। एरोजन, वेदरिंग एंड डेपोजिशन, ये तो आगे पढ़ना है ना अभी हमने, नेक्स्ट पे लिखे, यही काफी है। नहीं नहीं, आगे तो पढ़ना है हमने। आप मुझे ये बताओ, इसमें से कोई सवाल करो, मैं इधर कुछ लिखूं। क्या नहीं समझ आया या कुछ भी नहीं आया, दोबारा रिपीट कर दो सब। ठीक है, चलो फिर मिटा दो, फिर तस्वीर बनाओ बेटा। नहीं नहीं, अभी नमाज थोड़ी लेट पढ़ रहे। सर बहुत सारी डिटेल जैसे आप बता रहे थे जो वो वैसे ही बता रहे हैं। नहीं, हर लफ्ज इंपॉर्टेंट है, मेरे मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज। लिंक शेयर करें। रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय, रॉक्स, रॉक्स तो भी हम देख रहे हैं ना कि क्या है, रॉक्स हम देखते हैं। रॉक्स हम देखते हैं, तो यानी हमने थोड़ी सी बात की कि इग्नियस रॉक लावा से बनती है, और सेडिमेंट्री रॉक्स हमने कहा एरोजन, वेदरिंग और डिपोजिशन, ये तीन प्रोसेसेस होते हैं तो तब बनती है। ठीक है जी, अब इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। बनाई तस्वीर।
अच्छा, लेक्चर का लिंक कौन सा लेक्चर का लिंक? अच्छा अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि अच्छा, रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, यानी हमने सबसे पहले तो बात की कि रॉक्स किससे मिलकर बनी होती हैं? रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय मिनरल्स। रॉक्स किससे मिलकर बने होते हैं जी? मिनरल्स के बने होते हैं। और माउंटेन्स क्या होते हैं? चटीले होते हैं, कोई मिनरल्स नहीं होते, बस चोटियां होती हैं जी, ठीक है जी, या रेंजेस होती हैं, माउंटेन रेंजेस होती हैं। अच्छा, इग्नियस जो रॉक्स है आग से, यानी ये इग्नियस रॉक कैसे बनती हैं? मैंने ये बताया था, जमीन के नीचे हैं प्लेटें, और ये जो प्लेटें हैं ना, ये प्लेटें, अब जो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, ये कहते हैं कि 350 साल पहले, 350 मिलियन ईयर, 350 मिलियन ईयर अगो, ये जो हमारी जमीन है ना, अर्थ वॉज पैनगिया, 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 पैनेगिया, ठीक है जी, पैनेगिया, पैनगिया, ठीक है जी, पैनेगिया, अर्थ हमारी क्या थी जी? पैनेगिया। पैनेगिया क्या होता है? सुपर कॉन्टिनेंट। सुपर कॉन्टिनेंट क्या होता है? वो कहते हैं आज तो हमारी जमीन किस तरह की है? एशिया, उसके बाद अगर मैं देखूं एशिया के साथ ही जुड़ा हुआ यूरोप, ठीक है जी, और यूरोप के साथ अगर मैं देखूं तो आपका ये नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका, और ये आपका अफ्रीका, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया। आज तो ऐसे है कि ऑस्ट्रेलिया ये है, अफ्रीका ये है, नॉर्थ अमेरिका ये है, साउथ अमेरिका ये है। जब 350 मिलियन ईयर अगो ये 7 पोर्शन इकट्ठे थे, और 7 पोर्शन जब इकट्ठे थे तो इन इकट्ठों को क्या कहते हैं? पैनेगिया सुपर कॉन्टिनेंट। ये अब्राहम होम्स और ऑर्टिलियस और वैगनर ने ये तीनों ने क्या बताया है कि ये कैसे यार अलग हुए हैं, उसके बारे में जो थ्योरीज है इनको कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अच्छा, तो यानी ये किस तरीके से, यानी जब ये सब इकट्ठे थे 350 मिलियन ईयर अगो, तो ये क्या था जी? इसको कहते थे पैनेगिया। ये ब्रेक होना कब शुरू हुआ? ब्रेकअप स्टार्ट हुआ 175 मिलियन ईयर अगो, और ब्रेकअप अभी भी चल रहा है, ठीक है जी। अर्थ इज एक्सपेंडिंग, सवाल है अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल थ्योरी, अर्थ इज एक्सपेंडिंग। और इसकी आपको एक बेहतरीन मिसाल दे सकता हूं, अगर मैं यहां पर थोड़ा सा बेहतर करके बनाऊं इस ईरान को, ये ईरान और सऊदी अरेबिया और ये जो अफ्रीका है, इसके दरमियान यहां पर क्या है? रेड सी। इन दोनों के दरमियान अगर मैं ये कहूं ये सऊदी पेनिनसुला है, ठीक है जी, ये सऊदी पेनिनसुला है, सऊदी अरेबिया है। अगर मैं कहूं ये सऊदी अरेबिया और अफ्रीका के दरमियान क्या है? बाबुल मंदब स्ट्रेट और आपकी रेड सी। ये रेड सी कैसे बनी है? एक आपकी यहां पर अरेबिया के नीचे अरेबियन प्लेट थी, अरेबिया के नीचे अरेबियन प्लेट थी, अफ्रीका के नीचे अफ्रीकन प्लेट थी, 2 प्लेटें थी, 2 प्लेटें आपस में अलग हुई, दरमियान में समंदर बन गया। यानी समंदर भी प्लेटों के इधर उधर होने से बनते हैं, ठीक है जी। और ये रेड सी उसकी एक एग्जांपल भी है, ठीक है जी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरियां भी यही है कि ये, अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के मुताबिक अगर मैं आपको कहूं ये आपका जो इंडिया है, ये इंडियन कॉन्टिनेंट है, वो कहते हैं ये इंडियन कॉन्टिनेंट जो है, ये नीचे जो आपका अंटार्कटिका है, ये इसका पार्ट था, ये यहाँ से हिल हिल के ये जो आपका सब कॉन्टिनेंट है ये यहाँ पर जुड़ा है। इंडियन जो आपका सब कॉन्टिनेंट है ये यहाँ से टूट के ऊपर जाते जाते, यानी ये 2 प्लेटें, एक आर्टिक प्लेट और एक आपकी यूरेशियन और एशियन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन और एशियन प्लेट के साथ ये फिक्स हो गया आकर,
ठीक है जी, नीचे से ड्रिफ्ट करता करता इधर आ गया। ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझ आ जाए कि ये सारा कुछ जो है वो किस वजह से हो रहा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक, और आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि प्लेटें कितनी अहम है। ठीक, यानी दो प्लेटों के टकराने से क्या होता है, जलजले आते हैं, दो प्लेटों के टकराने से समंदर बनते हैं, दो प्लेटों के टकराने से बहुत कुछ होता है। ठीक है जी, बहुत कुछ हो सकता है। जलजले क्यों आते हैं जी, प्लेटों के टकराने से, और समंदर क्यों बनते हैं जी, प्लेटों के टकराने से। और आपकी इग्नियस रॉक क्यों बनती है, दो प्लेटें थी, जमीन के नीचे 5000 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत था, उबल रहा था, वो जो है जो लिक्विड था अंदर 5000 टेम्परेचर में, वो जो टेम्परेचर था, दो प्लेटें साइड पर हुई, वो उबलता हुआ बाहर आ गया, वो उबलता हुआ अर्थ सरफेस पर आ गया। जब वो जमीन के अंदर था उसको क्या कहते थे, मैग्मा। जब वो जमीन के अंदर था 5000 सेंटीग्रेड का उबलता हुआ जो लिक्विड, उसको जमीन के अंदर अंडर द जो है अर्थ, उसे क्या कहते थे, बीनीथ द अर्थ, उसे क्या कहते थे, उसको कहते थे मैग्मा। और वो जो उबलता हुआ मादा जो है वो बाहर आ गया, अर्थ सरफेस के ऊपर आ गया, उसको उस वक्त क्या कहते हैं, लावा। ये बात लिख दूं या लिख लोगे, लिख लोगे, ठीक है जी, पहले ही बता दी। ठीक है, ये दोनों सवाल भी हैं, ठीक है जी, ये सारे मुंह से सवाल है, ठीक है जी, ये सारे सवाल है, मेरा मुंह सवाल है, ठीक है जी, आज के बाद तो पक्का मेरा मुंह सवाल है। ठीक है जी, पहले तो थोड़ा बहुत चलो कुछ कह देते कि यार ऐसे वो कर रहा है, अब तो मेरा मुंह पक्का सवाल है। अच्छा, इग्नियस रॉक जो है वो आपकी क्या हो गई जी, ऐसे बन गई, यानी लावा था, लावा उबला, लावा उबलकर जमीन की सरफेस पे आया, बहुत साल गुजरे, वो लावा ठंडा हो गया, और लावा जब वो ठंडा हो गया उसने क्या बनाई हुई है, रॉक, उसने क्या बना दी जमीन के ऊपर, रॉक। अब ये तो हो गई आपकी इग्नियस रॉक। अब ये लास्ट टाइम भी हमने बात की थी और आज भी आपको समझ आ गई। अब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक, और सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है और उसमें कौन सी 3 चीजें हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमारी पास है एरोजन। एरोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल। जान अच्छा, एरोजन जो है रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल, जो आपकी अर्थ सरफेस है ना, अर्थ सरफेस, इसका कोई टुकड़ा, इसका कोई टुकड़ा जो है टूट के, अब ये टूटा क्यों, सवाल आता है ये टूटा क्यों। आपके जमीन के ऊपर ये आपकी माउंटेन्स है, माउंटेन से छोटी आपकी रॉक्स है, ठीक है जी। अब ये माउंटेन जो है, कुछ माउंटेन के ऊपर आपके क्या होते हैं, ग्लेशियर्स, कुछ माउंटेन के ऊपर क्या होते हैं, ग्लेशियर्स। ये ग्लेशियर जब इनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये क्या होते हैं, गर्मियों में ये पिघलते हैं, और इनके पिघलने से फिर क्या बनते हैं, रिवर। इनके पिघलने से फिर क्या बनते हैं, रिवर बनते हैं। और ये जब रिवर ये पिघलते हैं, यहां से जब ये रिवर बनते हैं पहाड़ से ऐसे आते हुए नीचे, अब यहां पर सारी की सारी होती है लैंड, यहां पर क्या होती है, सारी की सारी लैंड। ये इस लैंड को जब शुरू में आते हैं बड़े प्रेशर से हिट करते हैं, और जब बड़ा प्रेशर होता है और जब ये हिट करते हैं लैंड को, तो यहां से आपकी लैंड का कुछ पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। दैट इज कॉल्ड योर erosion, ठीक है, दैट इज कॉल्ड erosion। और ये और भी तरीकों से हो सकती है, यानी विंड से हो सकती है, ठीक, वेदर से हो सकती है, डिफरेंट कंडीशन से erosion आपकी हो सकती है। और वेदरिंग इसी का नाम है कि आपकी जो डिफरेंट वेदर कंडीशंस हैं वो भी ये प्रोसेस कर सकती हैं, दिस इज कॉल्ड वेदरिंग। और तीसरे नंबर पर आपकी क्या है, डिपोजिशन। अब ये एरोजन से और वेदरिंग से जो जमीन टूटी, एरोजन से और वेदरिंग से, ये अब दरिया आ गया, ये दरिया आकर इसके अंदर ये सारी जो लैंड टूटी हुई है, या ये किसी रॉक के ऊपर से गुजरा, इसने अपने साथ मिनरल्स को ले लिया, इसने अपने साथ मिनरल्स को ले लिया, इसने अपने साथ सेडिमेंट्स को ले लिया। सेडिमेंट्स किसको कहते हैं जी, कोई सिलिकॉन को ले लिया, कैल्शियम को ले लिया, डिफरेंट इसने अपने साथ लेके ये फिर रहा है, ये फिर रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है रिवर। इसने जाकर अपने ये सारे सेडिमेंट्स
किसी एक जगह यहां पर क्या कर दिए, डाल दिए, यहां पर डाल दिए, और इसके डालने से, इसके यहां पर डालने से इसको क्या कहते हैं जी, डेपोजिशन। इसको क्या कहते हैं, डेपोजिशन। यानी ये सारे सेडिमेंट्स एक जगह डाल दिए, इसको क्या कहते हैं, डेपोजिशन। यानी ये जो आपके इन तीन चीजों से आपकी जो ये फिर ढेरी लगती 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 एक पूरी चट्टान बन जाती है, उसमें कितने सारे मिनरल्स होते होंगे आप खुद अंदाजा लगाओ। ठीक है जी। अब उसके बाद आपकी मेटामॉर्फिक रॉक, उसको छोड़ो अभी, अभी हम देखते हैं इग्नियस रॉक। आपकी अर्थ कितने परसेंट इग्नियस रॉक से बनी है, 95%। आपकी अर्थ कितने परसेंट इग्नियस रॉक से बनी है, 95%। आपकी अर्थ कितने परसेंट मेटामॉर्फिक रॉक से बनी है, 4%। ठीक है जी। अब सवाल क्या आया हुआ था, सवाल ये आया हुआ था, सवाल ये नहीं था कि अर्थ कितने परसेंट बनी है, सवाल ये था कि जमीन पर सबसे ज्यादा रॉक्स कौन सी हैं। यानी ये इग्नियस रॉक्स की आपको अगर एक मिसाल दूं, माउंट इतना, माउंट इतना बेसिकली हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इटली एंड इट इज इग्नियस रॉक, इग्नियस माउंटेन। ठीक है जी, ये रॉक, सॉरी इग्नियस जो है वो आपकी रॉक है माउंट इतना, जो इटली में है, और इट इज हाईएस्ट पीक ऑफ इटली, हाईएस्ट पीक ऑफ इटली। और ये पीपीएससी का क्वेश्चन भी है, हाईएस्ट। अब तो वो ये नहीं पूछेगा ना, अब तो वो ये पूछेगा ये माउंट इतना कौन सी है, तो इग्नियस, इग्नियस है ये। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये 95% और 4%। अब इसमें तो सेडिमेंट्री आया ही नहीं, सेडिमेंट्री तो आया नहीं। अब ये माउंट इतना, यानी ये आपकी एक, यानी माउंट इतना इस तरह की, ये बेसिकली ग्रेनाइट और बसाल्ट की होती है, ग्रेनाइट और बसाल्ट। ठीक है, ग्रेनाइट और जो ना बसाल्ट। ठीक है जी, ये दो जो आपके मिनरल्स यूज होते हैं आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह में। ठीक है, इग्नियस रॉक में, हाँ ये इग्नियस रॉक में आपके क्या होते हैं जी, ग्रेनाइट और बसाल्ट होते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स में आपके पास क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में तो आपके लाइमस्टोन होता है। वो लाइमस्टोन किसको कहते हैं, चूना, चूने का पत्थर। ठीक है जी, ये आपकी फॉर सीलिंग वगैरह, ये तो वो है सफेद सीमेंट। और ये ग्रेनाइट भी एक पत्थर होता है? देखा ग्रेनाइट का पत्थर देखा होगा, ग्रेनाइट जो है ना यूज होता है ये इंडस्ट्री में। हाँ टाइल, आपकी ग्रेनाइट की टाइल होती है, टाइल होती है आपकी। अच्छा लाइमस्टोन और बॉक्साइट ना, बॉक्साइट वो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का और है बॉक्साइट, और वो सेडिमेंट्री रॉक्स में नहीं मिलता आपको। लाइमस्टोन मिलता है और आपको जिप्सम मिलता है। जिप्सम आपको पता है आपकी सीमेंट इंडस्ट्री में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिप्सम। ठीक है जी, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है लाइमस्टोन, जिप्सम, इस तरह की आपकी जो है इसके अंदर मिनरल्स मौजूद होते हैं। अब हम बात क्या कर रहे थे, इटली के माउंटेन, हाँ इटली की तो माउंटेन की कर ली थी, अभी क्या कर रहे थे, हाँ सेडिमेंट्री। अब मैं ये कह रहा था सेडिमेंट्री कितने परसेंट, वो अब देखो ये जमीन पर कितने परसेंट है, 5% है। यानी जमीन पर जितनी भी रॉक्स है ना, जमीन किन रॉक से मिलकर बनी हुई है, जमीन रॉक से मिलकर बनी हुई है। किन रॉक से मिलकर बनी हुई है, 95% इग्नियस रॉक, 4% मेटामॉर्फिक रॉक। लेकिन जमीन पर जो रॉक्स हैं वो कौन सी हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। और कितने परसेंट है, 75%। ऑप्शन कौन सा था, नन ऑफ दीज था बाकी, किसने दिया ये पेपर, सी 75 था, 75 ऑप्शन सी। ठीक है जी, ऑप्शन सी पर सेडिमेंट्री रॉक था। यानी इतना टेक्निकल सवाल पूछा हुआ। ठीक है जी, टेक्निकल सवाल, यानी अब टेक्निकल से हम पढ़ेंगे, चलो हम तो टेक्निकली पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद जो है, यानी इस तरह के टेक्निकल सवाल
4 5 6 7 आएंगे, बस इतने ज्यादा नहीं आएंगे। अच्छा, मेटामॉर्फिक रॉक हो गए, इग्नियस रॉक हो गए, यानी अब अर्थ का आपका मेजर पोर्शन आपको समझ आ रहा है कि अर्थ है क्या यार। अर्थ मिनरल से मिलकर बनी हुई, सिलिकॉन से मिलकर बनी हुई है, और ऑक्सीजन है उसके अंदर, सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद उसके अंदर थर्ड मोस्ट अबंडेंट, अब ये रॉक्स है उसके अंदर माउंटेन्स है, और ये रॉक्स इग्नियस रॉक कैसे बनी है ये मैंने बताया। और ये आपके पास जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ये कैसे बनी आपकी, ये जब बहुत अरसे बाद ये जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ये कन्वर्ट हो जाती हैं आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स में, या इग्नियस रॉक को जब कई 100 साल गुजर जाते हैं तो ये आपकी क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। एक साइकिल होता है, उसके थ्रू इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो सकती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। अच्छा, थर्ड मोस्ट अच्छा वो भी लिख लेना, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का और है, ऊपर लिखे नजर नहीं आ रहा, प्लीज नमाज ब्रेक अभी देते हैं, थोड़ी 10 मिनट में देते हैं, 10 मिनट में थोड़ा सा बता। थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कब किया मैं थर्ड नमाज ब्रेक का, 9:14 पे किया, 5 मिनट और 5 मिनट। अच्छा, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो आपका कौन सा है जी, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम जो है वो कितने परसेंट है जी, 8.8%, ठीक है जी। और फोर्थ, एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम आपका एक मेटल, ठीक है। और पेपर में आपके सवाल आता है क्या, फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, वो आपका क्या है, ऑक्सीजन। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट कौन सा है, एल्यूमिनियम। फिर उधर ऑक्सीजन नहीं लगाओगे, ठीक है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, हाँ, और ये सारे के सारे नन ऑफ दीज में आएंगे। आयरन, आयरन कितने परसेंट है जी, आयरन आपके पास जो है वो 5%, ठीक है जी। और आयरन भी एक मेटल है आपका, ठीक है जी। आयरन का 26 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है जी, आयरन का। और इसकी जो ओर होती है, यानी ये भी पहाड़ रॉक से निकलता है आयरन, और इसकी जो ओर होती है उसको क्या कहते हैं, हेमाटाइट, हेमाटाइट, ठीक है जी, हेमाटाइट कहते हैं उसको। उसके बाद फोर्थ के बाद आपका फिफ्थ जो है, फिफ्थ नंबर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, सोडियम, ठीक है। और सिक्स नंबर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आपका कौन सा है जी, आपका पोटाशियम। और सेवंथ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो आपका कौन सा है, मैग्नीशियम। बस ये आपको पता होना चाहिए यार, अर्थ क्रस्ट में सोडियम भी होती है, पोटाशियम भी होती है, मैग्नीशियम भी होती है। बस ना भी पता हो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना भी नहीं डरना, कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। अच्छा, पीपीएससी से डरना नहीं है, लड़ना है, ठीक है। उसके बाद जी सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये तीनों भी अर्थ क्रस्ट में मौजूद होती हैं माइन्यूट मिकदार में। अब पीपीएससी में सवाल क्या आ सकते हैं, वो ये पूछता है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ याद रखें ये अर्थ क्रस्ट को डिस्कस किया है कि अर्थ क्रस्ट की जो है केमिकल या मैकेनिकल कंपोजिशन, सॉरी केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसमें फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है 46%, और सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो सिलिकॉन है 28%, और थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है उसके अंदर जो है एल्यूमिनियम है 8.8%, उसके अंदर फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो है आयरन 5%। ये चार आपको बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से आने चाहिए। उसके बाद आप देखें अगर तो ये अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है, अर्थ क्रस्ट के अंदर अब अगर वो कहे एटमॉस्फेयर, वो एक डिफरेंट चीज है, क्रस्ट अलग है, उसकी ये केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल अर्थ की कंपोजिशन और है। अभी जो हमने मैकेनिकल कंपोजिशन पढ़ी जिसमें लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर और मीसोस्फीयर थे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि इसकी एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन क्या होती है नमाज के बाद, ठीक है। 10 मिनट का
ब्रेक। फिफ्थ कैल्शियम, सॉरी हाँ फिफ्थ कैल्शियम है यार, कैल्शियम। तो नहीं हाँ फिफ्थ कैल्शियम, ये फोर्थ नहीं फिफ्थ, हाँ फिफ्थ आपकी क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम फोर्थ आयरन हाँ सेकंड मेटल पे आयरन। हाँ, ये सवाल क्या आता है जी, फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट और फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट मेटल, सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल। आपको पता होना चाहिए इसमें आयरन मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, सिलिकॉन मेटल नहीं है, सिलिकॉन मेटल नहीं है, सिलिकॉन मेटल नहीं है, मेटलॉइड है। मेटलॉइड एक ऐसे मटेरियल को कहते हैं जो कि मेटल की भी खसूसियत रखता है और नॉन मेटल की भी खसूसियत रखता है। उसको ना आप मेटल कह सकते हो ना आप उसको नॉन मेटल कह सकते हो, इसलिए इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, बार बार कह रहा हूं कंफ्यूज नहीं होना। द फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ जो है वो आपका कौन सा है जी, ऑक्सीजन। और फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट मेटल जो है वो आपका क्या है जी, आपका एल्यूमिनियम 8.8%। ठीक हो गया। नमाज का ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक।
अच्छा तस्वीर बना ली इसकी? नहीं सर। अच्छा चलो अभी कुछ लिखते हैं। अच्छा अब आपकी देख रहे हैं हम जी, हमने देखी अर्थ की केमिकल और हमने देखी जी अर्थ की केमिकल और मैकेनिकल कंपोजिशन। ठीक है जी, केमिकल और मैकेनिकल कंपोजिशन को हमने अर्थ की देखा। नहीं सिलिकॉन मेटल नहीं है, सिलिकॉन मेटलॉइड है। और मेटलॉइड एक ऐसी चीज होती है जो कि मेटल भी हो सकती है, मेटल की भी खसूसियात रखती है, नॉन मेटल की, लेकिन ना हम इसे मेटल कहेंगे। अगर सवाल आ जाता है कि सिलिकॉन क्या है और ऑप्शन है मेटल, ऑप्शन है नॉन मेटल, तो आप दोनों नहीं लगाओगे। ऑप्शन है सेमीकंडक्टर तो फिर लगा दोगे। ठीक है जी, ये सेमीकंडक्टर है। और अगर हम इसको मेटल और नॉन मेटल में देखें तो ना ये मेटल है ना नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड है। मेटल जो एक ऐसी चीज जो ना मेटल हो और ना नॉन मेटल हो, उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो है मेटलॉइड। अच्छा हम अब एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन देख रहे हैं। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन देख रहे हैं। अब एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में अगर हम देखें तो पहले नंबर पर हमारे पास, पहले नंबर पर कौन सी है जी? हमारे पास है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें, पहले नंबर पे ट्रोपोस्फेयर, दूसरे नंबर पर स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है जी, तीसरे नंबर पर आपके पास क्या है जी? उधर भी कौन सी थी तीसरे नंबर पर? उस पर पहले नंबर पर थी आपकी जो है लिथोस्फेयर, दूसरे नंबर पर थी आपकी एस्थेनोस्फेयर, और तीसरे नंबर पर उधर भी थी मीसोस्फेयर, और इधर भी है मीसोस्फेयर। ठीक है जी, मीसोस्फेयर। और चौथे नंबर पर आपकी क्या है? चौथे नंबर पर है आपकी जो है वो आयोनोस्फेयर, या उसको आप क्या कहते हो जी? थर्मोस्फेयर, जिधर रेडियो वेव्स होती हैं। ठीक है जी, 4 बेसिक लेयर्स हैं ये। बेसिक लेयर ऑफ अर्थ कितनी है जी? 4। वैसे ओवरऑल अगर देखें तो ओवरऑल आपके पास क्या है जी? 5। और 5वें नंबर पर कौन सी आपकी? एक्सोस्फेयर। ठीक है जी, 5वें नंबर पर आपकी क्या है जी? एक्सोस्फेयर। अच्छा अब ट्रोपोस्फेयर जो है, ट्रोपोस्फेयर की 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक हाइट है। अल्टीट्यूड, हाइट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइट इज इक्वल टू अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को। ठीक है जी, अल्टीट्यूड यानी जमीन से ऊपर तक 12 किलोमीटर तक जाएंगे तो वो आपकी क्या है जी? आपका जो है अल्टीट्यूड कहलाता है। और वो कितना है ट्रोपोस्फेयर में? 0 से लेकर 18 से 20 है। ना, 0 से 12 है। ठीक है जी, और स्ट्रेटोस्फेयर में 12 से लेकर 50 तक ना, 0 से लेकर 12 और 12 से लेकर 50 किलोमीटर आपकी क्या है? ठीक है जी, अगर बेसिक लेयर पूछेगा तो कितनी है जी? 4। और टोटल पूछेगा तो 5 कहोगे। ठीक है जी, अब उसके बाद 0 से 12, 12 से 50 और 50 से 85। ठीक है जी, और 85 से 120। ठीक है जी, और ये एक्सोस्फेयर 120 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक जा सकती है। ठीक है जी, क्योंकि अर्थ ऑर्बिट में तो जितना मर्जी ऊपर चले जाओ। ठीक है, इसकी नॉट डिफाइंड है वन। अच्छा अब अगर हम बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर एंड प्रेशर। एंड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कौन सा ला है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केमिस्ट्री फिजिक्स। कौन सा ला है? बॉयल या चार्ल्स? बॉयल। ये वाला क्या होता है? बॉयल्स लॉ। ये कौन सा लॉ है जी?
बॉयल्स लॉ कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो क्या होता है जी, आपका क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसमें टेम्परेचर क्या होगा, नीचे से ऊपर, यानी 0 पर टेम्परेचर क्या होगा, 1 किलोमीटर पर क्या होगा, 2 किलोमीटर पर क्या होगा, इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है जी। और प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ठीक है जी। प्रेशर भी इंक्रीज और सॉरी डिक्रीज कम होता है ना, नीचे ऊपर जाए तो सर्दी होती है ना, ऊपर जाए तो ऊपर पहाड़ों पर सर्दी होती है ना, टेम्परेचर कम होता है, माइनस में जाता है। अब मरी वाली साइड पर जाओ तो आपको टेम्परेचर कम होता है, ठीक है जी। नॉर्वे चले जाओ तो बहुत ही कम हो जाएगा जी, फ्रिजिड जोन आ जाएगा जी, सर्दी आपको लग के पागल हो जाओगे आप, ठीक है जी, बहुत ज्यादा। यानी टेम्परेचर भी जो है वो डिक्रीज होता है और प्रेशर भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। और इसी से आपका सवाल बनता है, ऑन माउंटेन्स इट इज डिफिकल्ट टू कुक ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ऊपर जाते जाते क्या है, आपका प्रेशर कम होता रहता है और टेम्परेचर भी आपका क्या हो जाता है जी, कम हो जाता है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इट इज डिफिकल्ट टू कुक ऑन माउंटेन्स, ठीक है जी, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। और अगर हम दूसरे में देखें तो इसमें क्या होता है आपका इंक्रीज, और इसमें क्या होता है डिक्रीज, और इसमें क्या होता है इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, बस, ठीक है जी। डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, ठीक है जी। ये आपकी बेसिक हो गई, ठीक है जी। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये क्या है। तस्वीर इसकी ले लो। नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी क्या होती है, बढ़ती है। यानी अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये सब इंक्रीज डिक्रीज ये किस तरह से पता चलेगा, ये याद रखना। हाँ, यानी इस तरह से याद कर सकते हो ना कि ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है जी। और ये चार्ल्स लॉ है यार, वो कह रहे हैं उमर कह रहा है, उमर बड़ा अगर सर इनवर्स की बात तो चार्ल्स लाया था ना, इनवर्स में चार्ल्स लाया था, इनवर्स में सर बॉयल और डायरेक्ट आएगा ना सर, चार्ल्स ला को ड्राइव करो, डायरेक्ट चार्ल्स लॉ है। बस उमर ने कह दिया तो इसका मतलब उमर केमिकल इंजीनियर है। उमर केमिकल इंजीनियर है, 6 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, टेट्रा पैक में जॉब करता है उमर, ठीक है जी। 80,000 तनख्वाह है उमर की। उमर को तुम ऐसे सारा समझ रहे हो, उमर गुड है। ये चार्ल्स लॉ होता है और दूसरे वाला आपका बॉयल लॉ होता है। हाँ, उल्टा हो गया हमारा। अच्छा, चार्ल्स लॉ और आपका जो है दूसरा, तस्वीर जल्दी से लो फिर आगे हम चले। ये चार्ल्स लॉ है, अच्छा। अब एटमॉस्फेरिक जो आपकी कंपोजिशन है, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में आपकी काफी सारी चीजें जो हैं, अब देखें एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, उसमें हम देख रहे हैं जी ट्रोपोस्फेयर, ठीक है जी। और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है आपका, डिक्रीज होता है। और प्रेशर क्या होता है जी, ये वही डिक्रीज होता है। ये तो हमें पता चल गया। अब इस ट्रोपोस्फेयर में ओनली स्फीयर which has atmosphere, दुनिया कायनात की वो वाहिद
सफेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर, जिसमें क्या है, एटमॉस्फेयर है, सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, ये हवाएं हैं, ये है, बादल हैं, सब कुछ है। ये वाहिद आपकी एटमॉस्फेयर है जो बायोस्फीयर है, ठीक है जी, जहां पर जिंदगी पॉसिबल है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जिंदगी क्यों पॉसिबल है, ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जहां जो इस अर्थ स्फीयर को, इस ट्रोपोस्फीयर को रहने के काबिल बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें। हाँ, बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 40 मिनट। हाँ ठीक है, ओनली स्फीयर जिसमें वो होता है, ट्रोपोस्फीयर हो गया। अब ट्रोपोस्फीयर जो है आपकी, इसमें मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट आपका कौन सा होता है जी? नाइट्रोजन। आपका क्या होता है जी? नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन जो है आपकी, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, ठीक है जी। और 7 ऑक्सीजन का 8 होता है, सॉरी। हाँ, नाइट्रोजन का कितना होता है आपका? 7 एटॉमिक आपका नंबर होता है, नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर होता है। और नाइट्रोजन आपके कितने परसेंट होती है? नाइट्रोजन आपकी 78% होगी। अर्थ एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन। अब सवाल आता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है? लेज, ठीक है, टेट्रा पैक लेज भी बनाती है। अच्छा, लेज नहीं, टेट्रा पैक नहीं, नेस्ले वो बनाती है, पेप्सी बनाती है, पेप्सी बनाती है लेज। लेज का जो पैकेट होता है उसका कभी पटाखा बजाया है? कभी नहीं बजाया? अच्छा, जूस वाले डब्बे का बजाया? अच्छा, जूस वाले डब्बे का पटाखा बजाया, ठीक है जी। बरना कभी उसमें चिप्स वाले डब्बे का ऐसे पटाखा बजाओ, सारे चिप्स ही टूट जाते हैं, चासी खत्म हो जाती है। हाँ, उसमें क्या होता है? उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। अरे उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों होती है? यानी क्या मतलब? एंटी टॉक्सिंट होती है ये गैस, एंटी टॉक्सेंट होती है। यानी ये उसमें जो चिप्स के अंदर जो फैट होता है, जो ऑयल होता है, उसको ऑक्सीडाइज हो सकते हैं वो, अगर उसके अंदर आप कोई गैस नहीं डालोगे। ऑक्सीडाइज क्या होता है? अब देखो, ये सारे सवाल आए हुए हैं पेपर में। ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडाइजेशन जो है, ये इसे कहते हैं जंग लगने को कहते हैं, जंग लगना, जंग लगना। अच्छा, जंग लगना। अच्छा, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? किताब वाली बातें छोड़ो, मुझे रियल लाइफ में बताओ। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? अगर कोई चीज एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट होती है, हाँ, मॉइस्चर से भी सेव करती है, इनर्ट होती है, बिल्कुल इनएक्टिव होती है ये। एक तो इनर्ट भी होती है ये, नाइट्रोजन क्या होती है? इनर्ट गैस है। इसके लिए हाई टेंपरेचर प्रेशर चाहिए इसके लिए। अच्छा, अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो चीज हो जाए ना, उसे वापस ना किया जा सके। मिसाल, बर्निंग ऑफ पेपर क्या है? केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ पेपर क्या है? केमिकल रिएक्शन। और आयरन को जो जंग लग जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसे आप रिवर्स नहीं कर सकते, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। अच्छा, पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना है? नहीं, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। क्यों केमिकल रिएक्शन नहीं है? क्योंकि स्टीम को दोबारा आप किसी जगह में डालो, वो दोबारा पानी बन जाएगी।
यानी स्टीम को दोबारा पानी में कन्वर्ट कर सकते हो, इसलिए ये एक केमिकल रिएक्शन नहीं है। और ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं जी? जंग लगने को कहते हैं। असल में मैं ये बातें इसलिए बताता हूं कि मुझे भी ये बातें नहीं पता थी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ था। मैं इसलिए कि हम में से बहुत सारे लोग इस तरह के हो सकते हैं जिनको ये बातें ना पता हो और उन्होंने बस रट्टे लगाए हुए हों। तो क्या है कि अच्छा कि अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया करें चीजों का, उनको अपनी रियल लाइफ में देखते हुए। अच्छा, केमिकल रिएक्शन आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक तो ये इनर्ट है, इनर्ट का सिनोनिम क्या होता है? इनर्ट का सिनोनिम क्या होता है? पैसिव। पैसिव, ठीक है जी। और इनर्ट का एंटोनिम क्या होता है? एक्टिव, ठीक है जी। तो इनर्ट का मतलब यानी जो है जिसके अंदर कोई हरकत नहीं होती, ठीक है जी, इनर्ट गैस, सुस्त गैस, ठीक है जी। एंटीटॉक्सिडेंट का क्या मतलब है? यानी ये जो है ना, इसके अंदर जहर शहर नहीं है, ये कोई आपके नुकसानदेह नहीं है, मदरे सेहत नहीं है ये, ठीक है जी। तो नाइट्रोजन इसलिए चिप्स के पैकेट में पाई जाती है। तो 78% आपकी क्या है जी? अर्थ एटमॉस्फेयर में। अब दूसरे नंबर पर आप जो पानी पीते हो, आप जो पानी पीते हो उसमें भी नाइट्रोजन है। आप जो खाना खाते हो, आप जो खाना खाते हो, जो एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हैं लोग, उन्हें पता है कि फसल के लिए नाइट्रोजन कितनी ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। इवन ये जो आपकी हवा है, इसके अंदर भी क्या है? नाइट्रोजन है। आपकी हवा का भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, एक जो इंग्रेडिएंट है, वो क्या है? आपका नाइट्रोजन है। इवन अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो आपका वेजिटेबल्स जो हैं या आपके फ्रूट्स वो छोटे रह जाएंगे या कम हो जाएंगे, या आपकी फसल जो है वो येलोइश हो जाएगी। इसलिए क्या डालना जाता है? यूरिया डालते हो आप, सॉरी वो डीएपी। नहीं, उसमें क्या होता है? डीएपी डालते हो, नाइट्रिक एसिड होता है, जिसमें भी नाइट्रिक एसिड होता है ना, और नाइट्रोजन होता है, यानी नाइट्रोजन देते हो अपनी फसल को, क्यों? वो ज्यादा पैदावार करे, वो बढ़ाए उस चीज को। यानी नाइट्रोजन से आपका फूड भी कहां से आ रहा है? नाइट्रोजन से, ठीक है जी। और अडोरलेस है, अडोरलेस यानी कोई खुशबू नहीं है इसकी, टेस्टलेस है, टेस्ट कोई नहीं है इसका, गैस है, ठीक है जी। नाइट्रोजन 78% है। और प्लांट के लिए, जैसे हमारे लिए खुराक है पिज्जा, बर्गर, रोटी, गंदुम, ये तो वो, फलाना तो ढींगना, ठीक है, इसलिए पौधे की खुराक क्या है? नाइट्रोजन, ठीक है जी। और पौधा आपका बेसिक सोर्स है ऑक्सीजन का। आपकी एटमॉस्फेयर में, आपका एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, क्योंकि समंदर कितने % ऑक्सीजन दे रहा है? 50%, जो आपके अभी हम देखेंगे सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन। कितने % जी? 20.86 और 21%, ठीक है जी, 21%, ठीक है जी। और उसके बाद थर्ड मोस्ट अबंडेंट, 78 और 21 कितना हो गया? 99। थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर वो है आपकी आर्गन, और ये कितनी है? 0.9%, ठीक है जी, नाइट्रोजन, ठीक है जी। उसके बाद आपकी फोर्थ मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कितने % है जी? आपकी 0.04%, ठीक है जी, 0.04। अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं तो यूनिवर्स में हमने क्या देखा था? पहले नंबर पर हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पर हीलियम, तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन, ठीक है जी, तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन। अगर हम अर्थ क्रस्ट में करें, क्रस्ट में हमने क्या देखा था? क्रस्ट में हमने देखा था पहले नंबर पर सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ऑक्सी 46%। दूसरे नंबर पर हमने क्या देखा था? सिलिकॉन 21%। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें
तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पर हमने क्या देखा है जी, एल्यूमिनियम 8.8%। और चौथे नंबर पर हमने क्या देखा है, आयरन, वो कितने हैं जी, 5%। पांचवें नंबर पर अगर हम देखें, पांचवें नंबर पर हमने देखा है कैल्शियम, और कैल्शियम कितने परसेंट है जी, 2.86%। और छठे नंबर पर अगर हम देखें तो सोडियम, और सातवें नंबर पर अगर हम देखें तो आपकी जो है वो पोटाशियम, और आठवें नंबर पर अगर हम देखें तो मैग्नीशियम। ठीक है जी, तो ये आपकी अर्थ क्रस्ट। और अगर हम एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन की बात करें तो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में आपका फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो कौन सा है जी, नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यानी आपको पता है कितनी ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन की। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, सिलिकॉन 21 है, 27.7 है कौन सी, सेकंड नंबर पे। ओ सॉरी 27 या 28 का होना, बस 28%, ठीक है। उसके बाद 28%। अच्छा जी, उसके बाद ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन ये 1773 में प्रिस्टली एक साइंसदान था, उसने डिस्कवर की थी, और इसे लेवॉइजर ने नेम दिया। नेम इसे किसने दिया, लेवॉइजर ने। कब दिया जी, 1774 में, 1774 में इसको लेवॉइजर। और ऑक्सीजन आपको पता है, ऑक्सीजन आपके पूरे के पूरे सिस्टम के लिए कितनी जरूरी है, ठीक है जी। और ऑक्सीजन के आपके सोर्सेज हमने देखा, अलजी। और अगर हम अर्थ के ऊपर देखें तो प्लांट्स आपका जो है सोर्स होते हैं आपके उसका जो है वो ऑक्सीजन का, ठीक है जी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके बड़े नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। और इसके बाद अगर हम 5th नंबर पर देखें तो आपकी नियॉन, ठीक है जी। और 6th नंबर पर देखें तो आपकी हीलियम, ठीक है जी। नियॉन, हीलियम, यानी जो आपकी नोबल गैसेस हैं वो सारी, बस आपने यहां तक करना है, ठीक है जी। बाकी आपको पता हो नियॉन और हीलियम भी होती हैं इसमें। अच्छा, अब आगे अगर हम देखें तो आपका आ गया जी, दूसरे नंबर पर आपका आ गया। अब ये इसकी तस्वीर बना लो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये आपकी एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी वजह से आपका क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों होता है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। और ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं जी आपके पास, पहले नंबर पर, सबसे पहले नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2। दूसरे नंबर पर आपकी कौन सी है जी, मीथेन। और तीसरे नंबर पर आपकी कौन सी है जी, ओजोन। ये 3 गैसें जो हैं वो आपकी क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ये कैसे है, ये हम कल देख लेंगे और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी इसकी तस्वीर लेकर अभी थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है कि अर्थ की शेप क्या है और उसका चक्कर क्या है, इसकी थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री को भी हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। एक मिनट दोबारा, लो कंसंट्रेशन जो है ऑक्सीजन की, नहीं 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 भाई नहीं, एक मिनट, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, लो कंसंट्रेशन। अब आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मैं भी अब ज्यादा पढ़ाऊंगा,
ठीक है जी, जितना मैं पहले पढ़ाता हूँ उससे तकरीबन डबल, ठीक है जी, क्योंकि हमने अब चीजें ज्यादा करनी है, ठीक है ना, तो चीजें ज्यादा कैसे होंगी, मेहनत से। अच्छा, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या से होती है जी, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये आपकी कहते हैं इसे हिपोक्सिया, हिपोक्सिया कहते हैं, ठीक है जी, हिपोक्सिया कहते हैं लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को। अच्छा, आपके डीएनए में भी क्या होती है जी, आपके नाइट्रोजन होती है, डीएनए में भी क्या होती है जी, आपके नाइट्रोजन होती है। और स्टडी ऑफ रॉक्स को पेट्रोलॉजी कहते हैं, पेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ रॉक्स, पेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ रॉक्स को क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी, और स्टडी ऑफ अर्थ को क्या कहते हैं, जियोलॉजी। अच्छा जी, अगर हमने जो पहले पढ़ा है, बल्कि कल एक है तस्वीर, अभी ये मैं ऐसे यहाँ पर ना एक डब्बा बना देता हूँ, इसके अंदर हमने अदर मटेरियल लिखा हुआ है, अदर मटेरियल का मैं साइन लगा रहा हूं कि हम इससे रेलिवेंट नहीं कुछ और लिख रहे हैं जी। अच्छा, अगर हम जो है ऊपर को देखें, जो हमारी सेलेस्टियल बॉडी की स्टडी है, उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी, और स्टडी ऑफ स्टार को क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार को भी क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। वर्ल्ड, वो जो वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका का एक जो है अखबार है, उसने बहुत कंफ्यूजिंग बात है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि शायद स्टडी ऑफ स्टार एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोनॉमी को कहते हैं, लेकिन गलत बात है। और कॉस्मोलॉजी किसको कहते हैं जी, स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ स्टार, स्टडी ऑफ जो है सेलेस्टियल बॉडी, और स्टडी ऑफ यूनिवर्स जो है ये आपने एस्ट्रोलॉजी, और ये सारा कुछ देख लिया। अच्छा, अब इसके अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट और जो आपकी ये ट्रोपोस्फेयर हो गई, हमने ट्रोपोस्फेयर के अंदर देख लिया। अब आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद जो है आपकी मीजोस्फेयर, और मीजोस्फेयर के बाद आपकी जो है थर्मोस्फेयर को हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ तस्वीर बनाओ, उसके बाद हम इंशाल्लाह थोड़ा सा बस देखेंगे सर्कल को कि ये अर्थ की शेप क्या है, और सर्कुलर है या किस तरीके की है, उसको देखेंगे, और इंशाल्लाह 10:30-11 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन हमारे जाया हुए हैं पैटर्न शैटर्न के ऊपर, आज उसकी कसर थोड़ी सी कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जी आपकी, अच्छा, ट्रोपोस्फेयर में जो कोल्डेस्ट पॉइंट होता है उसको कहते हैं ट्रोपोपाज, उसको क्या कहते हैं, ट्रोपोपाज, ट्रोपोपाज कहते हैं जी, ट्रोपोपाज। कोल्डेस्ट पॉइंट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज ट्रोपोपाज। हाँ लिख लो जी, ठीक है जी, हर चीज मेरे मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज लिखना है, ठीक है जी, मेरे मुंह से निकला हुआ ईऊ भी लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद जी इसमें से 80% हाँ, ट्रोपोपाज वो एरिया भी होता है जो उसको जो है उससे अलग करता है, स्ट्रेटोस्फेयर से उसको अलग करता है। उसके बाद आपके पास आ गई स्ट्रेटोस्फेयर, और इसमें हमने देख लिया कि स्ट्रेटोस्फेयर क्या है जी। स्ट्रेटोस्फेयर आपकी जो है दूसरी लेयर है, 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक है। ये वो लेयर है जहां पर आपके क्या है, ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर कितने से कितने किलोमीटर तक होती है जी, कितने पढ़ा साजिद, 12 से 50 है। नहीं
और ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर तो 12 से 50 है, इसके अंदर ओजोन लेयर भी है, लेयर है वो भी, मिडल तक हाँ वो है आपके पास 15 से लेकर 35 किलोमीटर तक, 15 से 35 किलोमीटर तक आपकी कौन सी लेयर है जी, ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर को, ओजोन को डिस्कवर किसने किया था, डॉबसन ने, और इसका यूनिट भी क्या है, डॉबसन, इसका यूनिट भी डॉबसन है और इसको डिस्कवर भी किसने किया था, डॉबसन ने, डिस्कवर भी डॉबसन ने किया था। और ये ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर, ओजोन एक आपकी गैस भी है जिसका नाम है O3, और ये क्या करती है, और ये जो है इसकी वजह से आपकी जो वो हो रही है आपकी अल्ट्रावायलेट रेज जो है, अल्ट्रावायलेट रेज आपकी जमीन पर जो आती हैं और जो आपको डैमेज कर सकती हैं उससे बचाती है ये आपको। लेकिन ये हम कल पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन लेयर के जो इफेक्ट्स हैं डाइवर्स, कि ये किस तरीके से म्यूटेशन और स्किन कैंसर जैसी बीमारियां जो है वो पैदा कर सकती है, और म्यूटेशन क्या होती है और इस तरीके की। और ग्रीन हाउस इफेक्ट में देखेंगे कि कंटेमिनेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर किस तरीके से हो सकता है। ये सारी चीजें हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी डिटेल में देखेंगे। पहले तो ऐसे हम सिर्फ सवाल को डिस्कस कर लेते थे, लेकिन अब हम थोड़ा सा उसको उसके ऊपर 10-15 मिनट लगाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद उसके अंदर से जो क्वेश्चन होंगे वो भी लिखते रहेंगे। अच्छा, डॉप्सन यूनिट होता है, ओजोन लेयर होती है इसमें स्ट्रेटोस्फीयर में, और यहां पर एरोप्लेन फ्लाई, एरोप्लेन आपके कहां पर उड़ते हैं जी, स्ट्रेटोस्फीयर में। क्यों यहां पर उड़ते हैं, क्योंकि यहां पर बादल नहीं होते, पायलट को आराम से नजर आता है जी, क्योंकि सारे के सारा एटमॉस्फेयर कहां पर होता है, आपका ट्रोपोस्फीयर में होता है। स्ट्रेटोस्फीयर के बाद आपकी कौन सी आ गई जी, मीजोस्फीयर, और मीजोस्फीयर के बाद आपकी कौन सी आ गई जी, आयोनोस्फीयर, या जिसको क्या कहते हो आप, थर्मोस्फीयर, जिसके अंदर क्या होती हैं जी, रेडियो वेव। लाइट हैज गॉन यहाँ पर यार, चलो कल करते हैं कुछ इसका भी, लेक्चर चल रहा होगा यार, लाइट हमारी चली गई है यहाँ पर, हमने यूपीएस अभी नहीं लगवाया। चलो अच्छा, अब क्लास हम एंड करते हैं, ठीक है, चलो।